Hello everyone, welcome back to my channel Study with Sapna. So, our today's topic is application of ICT in research and research ethics. So, आज रिसर्च का पार्ट फिफ्थ है और जहाँ पर हम अपने इस टॉपिक के साथ अपने रिसर्च को कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके में आर्टिकल राइटिंग, डिजर्टेशन, थीसिस एंड क्या क्या आपके पास डेटा कलेक्शन के मेथड्स होते हैं, ये सारे टॉपिक को मैं एक सिंगल वीडियो में कवर करूँगी जो इसके बाद आएगा। तो यहाँ पे तक रिसर्च का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उस वीडियो के बाद रिसर्च का पूरा टॉपिक आपका फिनिश होगा जब आप उस वीडियो को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा हमारा टॉपिक है और बहुत ही जनरल हमारा एक टॉपिक है ये, जो कि हमें इसके बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीटी टूल्स। जो भी हमारी आईसीटी टूल्स रिसर्च प्रोसेस में यूज होते हैं, हम सबको पता है कि जो भी हमारे पास टूल्स हैं, जो आईसीटी सेक्टर है वो रिसर्च में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप अपनी रिसर्च करते हैं उस टाइम पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं। उस डेटा को कलेक्ट करके जब आप अपने टेस्ट लगाते हैं तो वो सारी की सारी चीजें आप कैसे करते हैं? आईसीटी की हेल्प से, जहां पर आप सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं अपनी रिसर्च को, डेटा कलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल हम देखने को हमें मिलते हैं। एसपीएसएस सॉफ्टवेयर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस करके इसका फुल फॉर्म है, एक्रोनिम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज करेंगे, आप एक्सेल का यूज करेंगे, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं पता है कि आईसीटी टूल्स क्या है जो रिसर्च प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे टूल्स थ्रू इंटरनेट, आप सर्च इंजन, आप गूगल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आप याहू से कलेक्ट करेंगे, आप अल्टा विस्टा यूज करेंगे, ये सारी चीजें हैं। ऑनलाइन डेटा आपको कलेक्ट करना है तो आप गूगल फॉर्म्स बनाएंगे, गूगल डॉक्स बनाएंगे, ड्राइव्स आप करेंगे, ड्रॉप बॉक्स में अपना डेटा सेव करके रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये सारी कई सारी चीजें हैं जो आईसीटी टूल्स हमारे सामने आते हैं और जो रिसर्च प्रोसेस में एक कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं और हमारी एक रिसर्च प्रोसेस को थोड़ा स्मूथली करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी रिसर्च की, आईसीटी डेटा की। तो हम बात करते हैं रिसर्च एथिक्स। एथिक्स वर्ड से हम समझते हैं किसी भी चीज के बारे में सही और गलत का फैसला लेना, राइट एंड रॉन्ग के बारे में जब आप जजमेंट कर पाते हैं उसे हम कहते हैं एथिक्स। अब एथिक्स को रिसर्च में आप जब आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इसका क्या मीनिंग है? सो रिसर्च एथिक्स का यहाँ पर मीनिंग है कि जो भी आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं वो एथिकल हो, यानी कि कुछ उसमें गलती ना हो। गलती इन द सेंस नहीं कि मिस्टेक्स यहाँ पे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, गलती इन द सेंस कि आपको पता हो कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व नहीं हुई है जिससे किसी को हर्ट हो या फिर किसी को कोई नुकसान पहुंचे, तो उसे हम कहते हैं रिसर्च एथिक्स। सो एथिक्स क्या होते हैं? सिंपल प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस होती हैं जो हमारी चीजों को करने में हेल्प करती हैं। कहीं ना कहीं एथिक्स और लॉ आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमें समझना चाहिए कि क्या चीजें लीगल हैं, क्या चीजें इलीगल हैं, एथिक्स क्या है, अनएथिकल चीजें क्या हैं। ये सारी की सारी चीजें समझकर ही हमें अपनी रिसर्च को क्या करना चाहिए, आगे काम करना चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास है कुछ बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जर्विंग एथिक्स इन रिसर्च स्टडीज। पहला है, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द एम्स ऑफ रिसर्च। जब आपको पता है कि आपको रिसर्च में क्या क्या चीजें करनी है, किन एथिक्स को आपको फॉलो करना है, सो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, अपने एम को प्रमोट कर रहे हो। आपका एम इतना अच्छा है कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने वाला है, तो आप उसको प्रमोट कर रहे हो, आप वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हो। और जो भी काम आप कर रहे हो उसके लिए आप खुद रिलायबल हो, खुद अकाउंटेबल हो। रिसर्चर अकाउंटेबल है, जो भी पब्लिक में वो काम कर रहा है, सोसाइटी में वो काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेन अप्रोचेस टू रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स में कुछ अप्रोचेस यूज की जाती हैं। द फर्स्ट वन इज डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। We should identify and use a universal code in making ethical decisions. This is an absolute approach। कोई एक ऐसी अप्रोच जो यूनिवर्सली आप अप्लाई कर सकें, जिसे आप यूनिवर्सली कह सकें कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। जैसे एक नॉर्मल सी चीज है, जब भी आप किसी की जब डेटा कलेक्ट करते हैं, सपोज आप एक पर्सन का डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो क्या आप उनसे बिना परमिशन के डेटा कलेक्ट कर लेंगे? नहीं, पहले आप उनकी परमिशन लेंगे। तो एक यूनिवर्सल कोड है कि भाई इतना तो आपको सेंस होनी चाहिए कि आपको किसी का कंसेंट लेके, उनकी परमिशन लेके उनसे डेटा कलेक्ट करना है। Next one is ethical skepticism approach. It states that ethical standards are not universal but are relative to one's own particular culture and time.
बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो आपके कुछ एथिक्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। सपोज आप रूरल एरिया में काम कर रहे हैं और अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं, दोनों की थिंकिंग अलग अलग होगी। कहीं पे ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगा, दूसरी जगह ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा, और इसी चीज़ में कई चीज़ें हैं जो वेरी करती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम कहते हैं कि जो एथिक्स होते हैं वो रिलेटिव इन नेचर होते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर कल्चर के ऊपर वो डिटरमाइन करते हैं, डिपेंड करते हैं। The third one is utilitarian approach. So this approach, these decisions regarding ethics in research should be based on an examination and comparison of the cost and benefits that may rise from a study. ये एक ऐसी अप्रोच है जो हमें बिल्कुल फैक्ट्स के बारे में बताती है कि जब भी हम एक रिसर्च को फॉलो कर रहे हैं तो एथिकली हम देखें कि कंपैरिजन करें कि क्या कॉस्ट है और क्या उसके बेनिफिट्स निकल कर आएंगे इस स्टडी से। जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर में यूज होगी भी या नहीं होगी, इस चीज का जो हम ध्यान रखते हैं उसे कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच। नेक्स्ट वी हैव स्टेक होल्डर्स इन रिसर्च। दो चीजें होती हैं, शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स हमें पता है कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, बट स्टेक होल्डर्स होते हैं जो उस चीज से जुड़े हुए लोग होते हैं। वैसे ही रिसर्च में स्टेक होल्डर्स हमारे पास तीन होते हैं। पहला पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा रिसर्चर, हम खुद। और तीसरा है फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको फंडिंग प्रोवाइड कर रही है उस रिसर्च को करने के लिए। तो ये तीन स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज रिलेटिंग टू पार्टिसिपेंट्स। जब आप पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं तो क्या एथिकल इश्यूज आपने फॉलो करने हैं। आपने जो उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो उनकी कंसेंट के थ्रू करनी है, उन्हें कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स आप प्रोवाइड करें, और आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से निकालें उस तरीके का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या तरीका अपनाया जा सकता है। कोशिश करनी है कि आप पार्टिसिपेंट्स को हार्म ना करें, उनकी दी हुई डेटा को, उनकी दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप कॉन्फिडेंशियल तरीके से यूज करें। नेक्स्ट वी हैव एथिकल इश्यूज रिलेटिंग टू द रिसर्चर। अब रिसर्चर के कुछ एथिकल इश्यूज हैं कि उसे बायसनेस नहीं रखनी है, अवॉइड करना है बायसनेस को। प्रोविजन और डेप्रिवेशन ऑफ अ ट्रीटमेंट, यूजिंग इन अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी। अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को आपको बिल्कुल सही रखना है, आप इन अप्रोप्रिएट यूज नहीं कर सकते हैं। रिपोर्टिंग आपको बिल्कुल सही देनी है, आप इनकरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन का मिस यूज आप नहीं कर सकते, इन अप्रोप्रिएट यूज नहीं कर सकते। ये कुछ एथिक्स हैं जो एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। नेक्स्ट वी हैव कुछ की टर्म्स है हमारे पास जो कि एथिकल इश्यूज से कंसर्न रखते हैं, तो उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है फैब्रिकेटिंग बिहेवियर। फैब्रिकेटिंग बिहेवियर का मतलब है क्रिएशन ऑफ स्प्यूरियस डेटा बाय रिसर्चर, देयर रिकॉर्डिंग एंड ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस। किसी दूसरे पर्सन के डेटा को लेकर उसे स्प्यूरियस करना, उसे क्रिएट करना थ्रू क्रिएशन ऑफ स्पूरियस डेटा बाय रिसर्चर। रिसर्चर के द्वारा किए गए डेटा के साथ जब आप छेड़छाड़ करते हैं, दैट इज नोन एज फैब्रिकेटिंग बिहेवियर। फॉल्सिफिकेशन, जब आप किसी के डेटा के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, उनके मटेरियल के साथ, उनके इक्विपमेंट के साथ, उनके प्रोसेस के साथ, और उनके डेटा को ही आपने पूरा गायब कर दिया, रिजल्ट्स को गायब कर दिया। जो भी चीज़ें वो दिखा रहे हैं उसे आप एक्यूरेटली नहीं फॉलो कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स में आपने छेड़छाड़ करी है, तो इसे कहते हैं फॉल्सिफिकेशन। द थर्ड वन इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म से हम सब वाकिफ हैं। क्या होता है प्लेगरिज्म? कि किसी दूसरे की रिसर्च को अपना नाम देना, अपने वर्ड्स में कॉपी कर देना, दैट इज नोन एज प्लेगरिज्म। किसी की थ्योरीज, किसी की पिक्चर्स, वर्ड्स को अपने तरीके से शो करना। इसमें दो तरीके के, आपके पास तीन तरीके के प्लेगरिज्म आते हैं, इंट्राकॉर्पल, एक्स्ट्राकॉर्पल एंड ऑटो प्लेगरिज्म। इंट्राकॉर्पल का मतलब होता है एक ऐसा प्लेगरिज्म जहां पे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का डेटा क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है और उसे सबमिट कर रहा है, दैट इंट्रा। मतलब जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट में ही आपस में डेटा एक्सचेंज हो रहा है, कॉपी हो रहा है। एक्स्ट्रा कॉर्पल का मतलब है वेयर अ स्टूडेंट हैज कॉपीड द मटेरियल फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। किसी एक्सटर्नल सोर्स से आप उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं एंड आप उसमें कोई रेफरेंसेस नहीं दे रहे हैं, कुछ बिब्लियोग्राफी नहीं दे रहे हैं, कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पल। नेक्स्ट वी हैव ऑटो प्लेजरिज्म। ऑटो प्लेजरिज्म में क्या होता है कि किसी दूसरे को डेटा, किसी की दूसरे डेटा को आपने अपने लैंग्वेज में लिख दिया, लेकिन आपने किसी को एक्नॉलेजमेंट नहीं दी। होता है, हम कई बार चीज़ें करते हैं, रिसर्च हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ऑलरेडी क्या रिसर्च हो चुकी है, उसी के रिस्पेक्टिव में हम आगे काम करते हैं। बट सपोज कीजिए आपने बहुत सारे लिटरेचर सर्वेस किए, आपने लिटरेचर रिव्यू स्टडी करा, लेकिन आप उन लोगों को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस को, जो उन्होंने आपको इतना हेल्प किया, उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ऑटो प्लेजरिज्म। द फोर्थ वन इज मल्टीपल ऑथरशिप। There can be many improprieties in authorship.
improper assignment of credit such as excluding other authors, inclusion of other as authors who have not made a definite contribution towards the work published, or submission of multi-authored publication without the knowledge of all the authors. मल्टीपल ऑथरशिप का सिंपल सा मतलब है कि जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उनकी जगह आप किसी दूसरे पर्सन का नाम उसमें डाल रहे हैं, और जिसने एक्चुअल में कंट्रीब्यूट किया आप उनका नाम बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप ऑथर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी पब्लिकेशन की जो नॉलेज, उनके बिना उनकी नॉलेज के आप उनकी पब्लिकेशन को यूज कर रहे हैं, उनका नाम भी नहीं दे रहे हैं, उनको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं। दैट इज नोन एज मल्टीपल ऑथरशिप। उसकी बात है पेयर रिव्यू। पेयर रिव्यू में आप क्या करते हैं, इट्स अ प्रोसेस इन विच एन ऑथर submits a written manuscript or an article to a journal for publication. The peer review process seldom proceeds in straight line. The entire process may involve several rounds of communication between the editor, the reviewers, and the original author before an article is ready for publication. तो जब आप पब्लिकेशन में जाकर अपने आर्टिकल को पब्लिश कराना चाह रहे हैं, उससे पहले आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें क्या होता है, जहाँ पर एक ऑथर जो अपनी रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको जर्नल में पब्लिश कराने से पहले उसका रिव्यू करवाता है, पेयर रिव्यू करवाता है, दूसरों से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, दूसरों को उसे पढ़ने के लिए देता है ताकि उसमें कोई चेंजेस हो, कुछ करेक्शन हो तो वो किए जा सकें। द नेक्स्ट वन इज डुप्लीकेट एंड पार्शियल पब्लिकेशन। सो डुप्लीकेट एंड पार्शियल पब्लिकेशन में क्या है, दोनों इट इज अ पब्लिशिंग द सेम डेटा एंड सेम रिजल्ट्स इन मोर देन वन पब्लिकेशन और जर्नल। आप क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को डुप्लीकेट कर रहे हैं, एक ही डेटा को, एक ही रिसर्च पेपर को आप मल्टीपल जगह पे पब्लिश कर रहे हैं, उसमें से कुछ नया नहीं निकाल के आ रहे, तो दैट इज अनएथिकल। ठीक है, तो ये सारे रिसर्च एथिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स थे जो हमने कवर किए। सो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आईसीटी टूल्स, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वो डिटेल में हम अपने आईसीटी वाले चैप्टर में, यूनिट में कंप्लीट करेंगे। बट रिसर्च एथिक्स की हमने यहाँ बात करी और हमने सीखा कि कई सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है और कई सारी चीज़ें जो हमें नहीं करनी है। तो बेसिकली जो नहीं करनी है उन चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है ताकि हमारी रिसर्च एक एथिकल वे में कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।